अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मीडिया फोकस को सब्सक्राइब करने की मैं आपसे गुजारिश करता होता हूं और उस बेल आइकन को भी दबाएं। अगर अच्छा लगे तो वीलॉग को और इस प्रोग्राम को आप लाइक करें और शेयर करें, यही मेरी कामयाबी है। जब से अमेरिका ने, खुसूसन ट्रंप ने वेनेजुएला पे हमला किया है, पूरी दुनिया का वायुमंडल चेंज हो गया है। पूरी दुनिया अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रही है। कई ऐसी रियासतें हैं जो वेनेजुएला के नज़दीक हैं, क्यूबा है, कोलंबिया है, मेक्सिको है, वो भी अपने आप को गैर महफूज समझ रही हैं। और जो और बड़ी ताकतें हैं जिसमें रशिया और चाइना शामिल है, उन्होंने भी अपना कर दिया है मजबूत कि जब भी खुदा न खास्ता कोई हमारे और किसी पड़ोसी मुल्क पे या कोई ऐसा वाक़या हो जिससे हमारे इंटरेस्ट का नुकसान हो तो हम भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका का अगला या पिछला जो भी रिकॉर्ड उठा के देखें, उनका हदफ और इज़राइल का वो ईरान है। ईरान उनको आँख में खटकता है क्योंकि ईरान ही वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो खुसूसन इज़राइल को कभी कभी टोटे चबा देता है। ये अलग बात है कि इज़राइल अमेरिका से मिल के उन पर हमला करता है, काफ़ी नुकसान करता है, लेकिन बदकिस्मती ये है ईरान की कि उसके अपने पड़ोसी मशरक़ वस्ता की जो रियासतें हैं, खुसूसन यूएई वाले जो हैं, गल्फ़ स्टेट्स हैं, सऊदी हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। और पाकिस्तान के भी साथ उनके कुछ रिज़र्वेशंस रही हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा न खास्ता अमेरिका इज़राइल को हरी झंडी दिखाता है कि आप ईरान पे हमला कर दें और अमेरिका उसके पुश्त पे रहे, तो फिर इस खित्ते की सूरत हाल बड़ी नाजुक हो जाएगी, खुसूसन पाकिस्तान की। क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रहा है। और अफ़गानिस्तान हो या इंडिया हो, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके साथ नहीं है, बज़ाहिर साथ दे रहे हैं, लेकिन उनको भी एक लिहाज से बहाना मिल जाएगा कि अगर ईरान पे हमला हो सकता है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे हम हमला क्यों नहीं कर सकते। तो इससे सूरत हाल पाकिस्तान की काफ़ी ख़तरनाक हो जाएगी। ईरान के बाद अब इंडिया, क्योंकि उसको हमने बड़े टोटे चबाए थे, उनके 7 जहाज़ हमने गिराए थे, इंटरनेशनली उनको खिफ़त का, शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वो इस मौके की ताक में होगा कि अगर अमेरिका वेनेजुएला पे हमला कर सकता है तो मैं आज़ाद कश्मीर पे हमला क्यों नहीं कर सकता हूँ। यानी ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी हैं कि कश्मीर का मसला डायलाग के थ्रू और उनकी हक़ खुददारियत के हवाले से हल किया जाएगा। लेकिन अब ये इस ताक में है और उनके वज़ीर डिफेंस का भी बयान आया है कि पाकिस्तान किसी को हम शिकस्त देने के लिए कभी भी आज़ाद कश्मीर पे हमला कर सकते हैं। इधर से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देखें कि वहाँ पे वो $1 मिलियन इंडिया खर्च कर रहा है उनके खवारिज को, उनको तालिबान को, और उनके अलावा जो दूसरे इस्लामी जो किस्म की जो तहरीकें हैं उनको बूस्टअप करने के लिए वो अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा साथ दे रहा है। अगर खुदा न खास्ता अफ़गानिस्तान हमला करता है पाकिस्तान पे, जो कर रहा है, रोज़ाना उनके खवारिज आ रहे हैं, वो मर रहे हैं, हमारे लोग भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन अगर मुनज़िम हमला करेगा और उसके साथ साथ इधर इंडिया आज़ाद कश्मीर पे हमला करेगा खुदा न खास्ता, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की इस खित्ते में पोजीशन क्या हो जाएगी। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी नाजुक हो जाएगी और पाकिस्तान का सिर्फ चीन जो है एक ऐसा मुल्क है जो उसको साथ देगा। चीन पाकिस्तान का हर डिफ़िकल्ट टाइम पे साथ दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अमेरिका कर क्या रहा है। अमेरिका को कोई रोकने वाला नहीं है। अमेरिका को एक लिहाज से ये भी सोचना चाहिए कि उसने वेनेजुएला पे हमला करके क्या हासिल किया है। यानी उनके जो तेल के ज़खायर हैं वो हासिल करने के लिए वो दुनिया का अमन तबाह करना चाहता है, और इस दुनिया के अमन को तबाह करने के लिए पूरी दुनिया फिर जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार की तरह
بکھر جائے گی، ان کے کولڈ وار شروع ہو جائیں گے، ان کے اپنے بلاک بن جائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر تیسری ورلڈ وار شروع ہو گئی تو دنیا کا تقریباً خاتمہ ہو جائے گا۔ اب وہ جنگ نہیں رہی جو توپوں سے اور ٹینکوں سے لڑی جاتی تھی، اب جنگ آپ کے ہاتھ میں ریموٹ سے لڑی جا رہی ہے، ڈیجیٹل جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ دنیا ویسے ہی ایک لحاظ سے مہنگائی کا شکار ہے، دنیا میں ہمیشہ جو ہے وہ بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، انفلیشن ریٹ بھی تقریباً غریب ملکوں کا بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد اگر یہ چیزیں شروع ہو گئیں کہ مائٹ از رائٹ، اگر جس کو طاقت ہے وہ غریب پہ حملہ کرے اور پھر جنگ بڑھ جائے، تو یہ آخر کار ہم جا کے تیسری جنگ پہ پہنچیں گے، عالمی جنگ پہ۔ یہ ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سیریس بات ہے۔ پاکستان نے اپنی تیاری پوری کر لی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم بالکل چوکس چوکندہ ہیں۔ بات پھر گر کے وہیں آتی ہے کہ سیاسی طور پر ہم کہاں ہیں۔ سیاسی طور پر کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ KPK کی حکومت کے کچھ لوگ طالبان کو بھتہ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ غلط بات ہو، لیکن اس قسم کے رومرز پھیلانے سے یا باتیں ہونے سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ادھر بلوچستان میں بھی ایک لحاظ سے مسئلہ لگے ہوئے ہیں، اور کوئی انٹرنیشنل پولیٹیشین یا پولیٹکس کے جو پروفیسر ہیں یا اکنامی کے جو پروفیسر، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا اور اسرائیل کا یہ منصوبہ ہے کہ ایران کو 3 حصوں میں توڑا جائے، یعنی ایک حصہ جو سینٹرل ایران ہو، ایک کردش علاقہ ہو، اور ایک سیستان کا علاقہ ہو جو ہمارے بلوچستان سے ملتا ہے۔ اب اگر آپ یہ خدا نخواستہ ایران کی پوزیشن ہو جاتی ہے، جو کہ اللہ کرے گا نہیں ہوگی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان کی کیا صورتحال ہوگی، ہمارے پاکستان کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو اس وقت انٹرنیشنلی حالات بڑے خطرناک ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ملک کے حالات درست کریں۔ ہم ایک پیج پہ تو ہیں، ہماری عوام اور فوج، لیکن سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ نہیں ہیں، ان میں شائستگی نہیں ہے، ان میں ایک دوسرے کے جیسے جانی دشمن ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے ہمارے سیاسی اکابرین تھوڑا سا سوچیں گے، ملک کے لیے کچھ بات کریں گے، ملک کی وحدانیت کی خاطر اپنے چھوٹے موٹے اختلاف بھلا کر ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔